बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय ये देखने वाले हैं। और ये चैप्टर कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। त्रिकोणमिति का परिचय आज हमारा ये जो चैप्टर है, इसमें हम एक ऐसे त्रिभुज की बात करेंगे जो समकोण होता है। समकोण त्रिभुज की बात करेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज। तो पिछली कक्षाओं में बेटा आप लोगों ने त्रिभुज के बारे में पढ़ रखा है। त्रिभुज के प्रकार भी आपने पढ़ लिया कि कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, और उन्हीं में से एक प्रकार का हमारा त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। तो बात करें कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। देखिए बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। ये ABC एक त्रिभुज है और इसमें एक एंगल जो हमारा है वो 90 डिग्री है। तो इस तरह का जो त्रिभुज होगा उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो पूरी त्रिकोणमिति में हम हमेशा किसकी बात करेंगे? समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। अब समकोण त्रिभुज कहाँ कहाँ पे हमारे दैनिक जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा हमको। वहाँ कुछ दूरी को निकालने में, किसी माप को निकालने में हम लोग समकोण त्रिभुज की परिकल्पना करेंगे। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज की परिकल्पना ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने गए हो और वहाँ पे आपने कोई मीनार देखा। यहाँ पे आपने कोई एक मीनार देखा, ये मीनार है, ओके। और आप जो है यहाँ कहीं खड़े हैं, यहाँ आप खड़े हैं, ये मीनार है, ये क्या है? मीनार है। और आप यहाँ खड़े होकर मीनार की चोटी को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मीनार की चोटी को देख रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है, ये हूबहू समकोण त्रिभुज की तरह बनता हुआ फिगर नजर आ रहा है। यानी यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज की परिकल्पना कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग मीनार की, अगर आपको ऊंचाई निकालना है, आपसे मीनार तक की दूरी निकालना हो, तो बिना मापे हम लोग ऊंचाई और दूरी को निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति की सहायता से। फिर एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि आपका ये कोई मकान है, ये आपका मकान है और ये कोई सड़क है। सड़क के किनारे यहाँ कोई एक गमला रखा हुआ है। सड़क के किनारे यहाँ कोई गमला है और आप छत पे खड़े होकर गमले को देख रहे हैं। छत पे खड़े होकर के आप किसको देख रहे हैं? गमले को देख रहे हैं। तो यहाँ भी आप समकोण त्रिभुज की परिकल्पना कर सकते हैं, ठीक। और इस स्थिति में भी आप अपने से गमले की दूरी, अपने मकान की ऊंचाई, ठीक है, या अपने मकान से गमले की दूरी, इन सबको आप बिना मापे निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति की सहायता से। तो बेटा, जो त्रिकोणमिति है उसमें हमेशा किसकी बात होगी? समकोण त्रिभुज की बात होगी, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज की जो परिकल्पना हमने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे समकोण त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ हम सब लोग ऊंचाई निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं, मकान की ऊंचाई निकाल सकते हैं, आप अपने आप से गमले की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन सब में हमारी मदद कौन करेगा? त्रिकोणमिति करेगा, ठीक है बेटा। तो वास्तव में त्रिकोणमिति का हम लोग शाब्दिक अर्थ समझते हैं और उसके बाद कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को जान करके प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं जो ट्रिगोनोमेट्री है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला
ट्राई, दूसरा है गॉन और तीसरा मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है बेटा 3, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रॉन का मतलब माप। 3 भुजा और माप। तो अब आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि हम त्रिभुज की बात करेंगे और त्रिभुज में भी कितनी भुजा होगी? 3 भुजा होगी। ठीक है, 3 भुजा माप, ट्रिग्नोमेट्री का ये मतलब है। ठीक, तो अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने वाले हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने से पहले समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा का क्या नाम होता है ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लड़के त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनका नाम जो होता है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम अब हमको त्रिभुज की भुजाओं के नाम को बहुत अच्छे से समझ लेना है और बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं, ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका आप कोई नामकरण कर दीजिए। मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, ये राइट एंगल कौन सा है? बी वाला। ये 90 अंश है। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें बी क्या है? 90 अंश है। तो बेटा जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है, 90 अंश के सामने की भुजा, हमेशा ध्यान देना, हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है, हाइपोटोनियस। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण बोलते हैं। वैसे तो मुख्यतः इस भुजा को हम लोग लंब कहते हैं और इस भुजा को क्या बोला जाता है? आधार कहा जाता है। इसको लंब और इसको क्या कहेंगे हम लोग? आधार कहेंगे। लेकिन बेटा बात यह है कि जब भी हम लोग इस 90 डिग्री को छोड़ करके किसी दूसरे कोण की बात करते हैं तो उस कोण के लिए लंब और आधार परस्पर बदलते रहते हैं। तो फिर अब अगला एक त्रिभुज बना के देखते हैं। ये तो जनरली सामान्यतः इसको लंब बोला जाता है, इसको क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बेटा एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी और बी इसमें है 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर वो इस एंगल की बात करें, मान लिया ये एंगल थीटा है, या इसको ए भी मान सकते हो, मान लिया ये एंगल थीटा है, तो हमने आपको बताया बी के सामने तो हमेशा कर्ण होगा। बी के सामने क्या होगा? हमेशा कर्ण होगा। अब अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, इस एंगल की, तो इसके सामने जो होगा वो होगा लंब। इसके सामने जो होगा वो लंब होगा और फिर ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी और बी कितना? 90, और इस एंगल को थीटा मान लिया जाए, इस एंगल की बात की जाए, तो 90 के सामने तो हमेशा कर्ण, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हमेशा 90 अंश के सामने जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कर्ण बोलेंगे। अब इस थीटा की बात हो रही है तो इसके जो सामने होगा ये लंब हो जाएगा और फिर ये आपका क्या बचेगा? आधार होगा। ठीक, तो आपने क्या देखा कि यहां इस थीटा के लिए यहां ये वाला लंब था और इसके लिए ये लंब हो गया है। ठीक, तो आप हमेशा याद रखना 90 के सामने कर्ण होगा और जिस एंगल की 90 को छोड़ करके जिस एंगल की बात की जा रही है उसके सामने जो होगा वो लंब होगा। 90 के सामने कर्ण होगा और जिस एंगल की बात हो रही उसके सामने जो होगा वो लंब होगा और जो बचा आपका वो आधार हो गया। ठीक, यहां भी देखिए इस थीटा के सामने जो है वो लंब हो गया। 90 के सामने हमेशा कर्ण तो एकदम फिक्स है, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, लेकिन लंब और आधार बदलते रहते हैं। किस आधार पे? कि आप किस कोण की बात कर रहे हो। इस कोण की मैं बात कर रहा हूं तो ये लंब हो गया, अगर इस कोण की बात करूंगा तो ये लंब हो जाएगा। ओके, तो अब हमें पूरा विश्वास है कि आप आधार और लंब में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। कर्ण तो एकदम फिक्स है। ठीक, तो सभी भुजाओं के नाम को भी आपने देख लिया और समकोण त्रिभुज पे बेटा एक पाइथागोरस प्रमेय, ये भी आपने पढ़ रखा है। पाइथागोरस
प्रमेय, ये भी आप याद रखना। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर ये बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय आप याद रखना, तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी त्रिकोणमिति के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, अगर इस त्रिभुज की बात की जाए तो कर्ण की जगह हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, कर्ण आपका AC है, बराबर लंब क्या है आपका BC, BC का स्क्वायर प्लस PA या AB का स्क्वायर। ठीक, तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। इस रिलेशन की सहायता से आप, अगर आपको BC और AB का मान ज्ञात है तो आप AC का निकाल सकते हो, अगर आपको AC और BC का मान ज्ञात है तो आप AB का निकाल सकते हो, और अगर आपको AC और AB का मान ज्ञात है तो आप BC का मान निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये बेटा कि अगर इन तीन भुजाओं में, लंब में, कर्ण में, आधार में कोई भी दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरी भुजा को आप पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय भी आप लोग याद रखना। अब बेटा हम लोग त्रिकोणमिति में 6 वेरिएबल्स हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, भुजाओं का हम लोगों ने अनुपात परिभाषित कर लिया है। उन 6 नामों को आपको याद कर लेना है। वो 6 अनुपात कौन से हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं इस त्रिभुज को लूं APC, इसमें B आपका राइट एंगल है। ठीक है, थीटा कोण की अगर मैं बात करूं, थीटा के लिए ये लंब है और ये क्या होगा, आधार होगा। तो इसमें बेटा पहला अनुपात जो हम लोगों ने परिभाषित किया है वो साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, अभी इसको पूरा अच्छे से समझा दे रहे हैं और आपको याद करने का तरीका भी बता देंगे। फिर इसके बाद एक त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने परिभाषित किया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होगा बेटा आधार बटे कर्ण, और तीसरा अनुपात है टैन थीटा, और ये होता है लंब बटा आधार। ये 3 अनुपात तो फिलहाल आप याद कर लें। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। यानी लंब और कर्ण का हमने अनुपात बनाया लंब बटे कर्ण, उसको क्या नाम दिया, साइन थीटा। फिर हमने आधार और कर्ण का रेशियो लिया आधार बटे कर्ण, क्या नाम दिया इसका, कॉस थीटा। और लंब और आधार, लंब बटे आधार को क्या नाम दिया गया, टैन थीटा। तो ये आपका पहला फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला, और ये बन गया आपका तीसरा फार्मूला। ठीक है, अब 3 तो ये हो गए, नाम तो हमने 6 बताया था। तो अब 3 और कौन कौन से हैं, देखिए लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। अब मैं क्या करूंगा, अब इनको पलट दूंगा। इनको क्या करने वाला हूं, पलटने वाला। तो दूसरा यहां पे अब चौथा फार्मूला आपका बनेगा। देखो अगर कर्ण बटे लंब हो, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, तो इसका नाम है कॉसेक थीटा। क्या हो गया, कॉसेक थीटा। मतलब क्या हुआ, साइन को पलट दिया हमने, साइन को क्या किया, पलट दिया। कर्ण बटे लंब, 1 बटा साइन ले लिया, क्या ले लिया, 1 बटा साइन, तो उसका नाम क्या हो गया, कॉसेक हो गया। 5वां है कॉस को पलट देते हैं, तब इसका नाम आता है सेक थीटा, और ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और छठा आपका कॉट थीटा, ये बराबर होता है आधार बटे लंब। तो ये 6 फार्मूला आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, और अगर नहीं पढ़ा है तो अब से आप इसे तैयार कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब बेटा इसमें से अगर 3 आपको पता हो जाए तो ये 3 आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। इसका तरीका हम लोग क्या निकालते हैं,
याद करने के लिए, एक सा का टा, सा का टा बराबर LAL लाल बटा के ए कक्का, सा का टा बराबर लाल बटे कक्का। अब आपको करना क्या है, इस तरीके से कैसे वैल्यू याद रहे, सा का मतलब साइन, सा से क्या निकला साइन, ठीक है। तो पहला अक्षर यहां लिया तो यहां पहला पहला ले लो, L से लंब और K से कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन के लिए हो गया लंब बटे कर्ण। फिर का को आप देखिए, का मतलब कॉस, ये एक तरीका है याद करने का मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर, तो यहां दूसरा वाला ले लो आधार बटे कर्ण A/K। इसी तरह जब आप टा की बात करते हैं तो टैन थीटा, और ये होगा लंब बटा आधार। तो 3 आप इससे याद कर सकते हैं, सा का टा बराबर लाल बटे कक्का से। और जब ये 3 आपको पता हो जाए तो आप क्या करें, इसको पलट दीजिए, कर्ण ऊपर लंब नीचे, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब साइन थीटा को जब आपने पलट दिया, कर्ण बटे लंब कर दिया, तब उसका नाम क्या हो गया, कॉसेक हो गया। कॉस में पलटा तो उसका नाम क्या हुआ, सेक हुआ। टैन में पलटा तो उसका नाम क्या हुआ, कॉट हुआ। यानी यहां से आपको एक एक फार्मूला और मिल रहा है कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा है इसमें क्या रिलेशन है। तो फार्मूला नंबर 7 अगर देखा जाए तो साइन और कॉसेक में क्या रिलेशन है, तो साइन थीटा बराबर होगा 1 बटा कॉसेक थीटा। देखिए 1 बटा कॉसेक कर दो तो लंब बटे कर्ण मिल जाएगा ना, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, साइन मिलेगा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, है ना। फिर यहाँ पे 8वां फार्मूला, कॉस के लिए क्या बनेगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर होगा 1 बटे कॉट थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आप लोग याद रखना, काम में आने वाला है ये, ठीक। 9 फार्मूला हो गए। अब आप यहाँ से और भी फार्मूले बना सकते हो भाई। साइन थीटा और कॉसेक थीटा में व्युत्क्रमानुपात का संबंध है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। कॉसेक को साइन के साथ गुणा कर दो तो कितना मिलेगा, 1। कॉसेक इधर आ जाए, साइन के साथ गुणा हो जाए तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कॉसेक थीटा और सेक थीटा का गुणा हो जाए तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। टैन थीटा बराबर क्या होगा, 1/cot थीटा। तो ये 6 फार्मूले आप बिल्कुल याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लंब, आधार और कर्ण जो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। तो बड़े ही आसानी से आपको त्रिकोणमिति समझ में आने वाली है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके बेटा, तो यहाँ पे केवल इतने ही सूत्र नहीं हैं, सूत्रों का एक पूरा भंडार है त्रिकोणमिति में, बहुत सारे सूत्र हैं। तो आज हम लोग फिलहाल इतने सूत्रों को देखा है, और हमारी जो पहली प्रश्नावली है 8.1 उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन सूत्रों के आधार पर लग जाएंगे। जैसे जैसे प्रश्नावली हमारी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सूत्रों का उपयोग होता जाएगा, नए नए सूत्र को हम आप लोगों को बताते रहेंगे। ओके बेटा, तो 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक। तो आप ये सबसे पहले देखो कि एक त्रिभुज है ABC जिसमें जो B कोण है ना वो समकोण है, और इसमें भुजा भी इन्होंने दे दिया कि AB है 24 और BC है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला साइन A का मान क्या होगा, फिर कॉस A का मान क्या होगा, और दूसरा साइन C का मान क्या होगा और कॉस C का मान क्या होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपका है कि आप त्रिभुज का निर्माण कर दो, त्रिभुज बना दीजिए। जैसा वो कह रहे हैं वैसा आप त्रिभुज बना दो। तो कैसा त्रिभुज बनाना है, समकोण ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, और इस समकोण त्रिभुज में ये कह रहे हैं कि जो B है वो समकोण है, यानी B पॉइंट यहाँ पे होगा, ये समकोण है, ठीक है। और त्रिभुज तो पूरा कर दो, ये समकोण त्रिभुज हो गया, B समकोण है। कह रहे हैं कि AB 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हमने ले लिया A, और ये कितना है 24 सेंटीमीटर। फिर BC कितना है 7 सेंटीमीटर। त्रिभुज बना दिया। अब मान आपको ज्ञात करना है साइन A का और कॉस A का।
तो अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा था कि अगर आपको साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए आपको पता करना है, ठीक है, तो यहाँ थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, सी हो सकता है, जिस भी एंगल की बात करेंगे वो यहाँ पे एंगल हो सकता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर अभी आपने पढ़ा था, या साइन ए बराबर क्या पढ़ा आपने, लंब बटा कर्ण, यही तो पढ़ा है आपने। अगर आपको इस त्रिभुज में लंब और कर्ण का मान पता हो जाए तो क्या आप साइन ए का मान बता ले जाएंगे? जी बिल्कुल बता ले जाएंगे। तो हम देखते हैं इस त्रिभुज में क्या क्या चीजें हमको पता है। देखो बी के सामने तो कर्ण होगा, बी के सामने कर्ण होगा, कर्ण तो बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, अब कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा वो इस कोण से पता चलता है। देखो यहाँ पे पहले इन्होंने कोण ए की बात की है, यानी इस कोण की बात की जा रही है, इस कोण की, तो इसके लिए ये लंब होगा, इस एंगल के लिए ये वाला क्या होगा, लंब होगा। तो लंब तो पता है बेटा, कर्ण नहीं पता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो आपको आधार पता है और लंब पता है, तो यहां आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण आपका क्या है, AC बराबर लंब, देखो यहां पे इस एंगल के लिए ये वाला लंब होगा BC स्क्वायर, आधार AB स्क्वायर, है ना। तो AC तो आपको पता है नहीं, AC तो निकालना है, बराबर BC कितना, BC 7 का स्क्वायर प्लस AB कितना है, 24 का स्क्वायर, है ना। तो AC स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 49 आएगा। 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 का स्क्वायर कितना आएगा, 576 स्क्वायर कर दो, तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9 और 6 कितना हुआ, 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 625, तो AC बराबर कितना आएगा, 25। 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25। AC मिल गया, AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको ज्ञात हो गई हैं, है ना। अब वो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हम बता ले जाएंगे। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है, 7 है, कर्ण कितना है, 25। तो साइन A बराबर कितना हो गया, 7/25। फिर इसी में इन्होंने आपसे पूछा है कि कॉस A की वैल्यू क्या होगी, कॉस A। तो कॉस A बराबर, देखिए मैं बार बार ये फार्मूला नहीं लिखूंगा, अभी फिलहाल लिख दे रहा हूं, आप तब तक इसे याद कर लेंगे, है ना। तो कॉस A बराबर क्या बताया गया आपको, आधार बटे कर्ण। अब A के लिए आधार तो कितना, 24 और कर्ण कितना है, 25। तो कॉस A बराबर हो गया 24/25। अब इसमें सेकंड पार्ट की बात की जाए, ठीक है, सेकंड पार्ट साइन C। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पे साइन A था लेकिन यहां साइन C, है ना। तो अब हमें इस कोण की बात करनी है, इस कोण की, ये तो साइन C के लिए देखो, साइन बराबर तो लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन C के लिए लंब होगा कौन, ये आपको देखना है। तो C के लिए लंब ये वाला होगा ना, AB, चाहे तो आप ऐसे लिख भी दो, AB लंब बटा कर्ण AC, ये कर्ण है AC। तो लंब कितना है, 24 और कर्ण कितना है, 25। तो साइन C बराबर कितना हो गया, 24/25। अब इसी में पूछ लिया गया कॉस C, फिर कॉस C, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। तो C के लिए आधार क्या होगा, ये BC, देखो इस C के लिए आधार यही तो होगा, तो BC बाई कर्ण AC। कर्ण कभी बदलने वाला है ही नहीं, कर्ण तो वही रहेगा। तो BC की वैल्यू कितनी है, 7 है, और AC की वैल्यू कितनी है, 25 है।
तो आपको कॉस सी मिल गया, साइन सी मिल गया, कॉस ए मिल गया, साइन ए मिल गया। इन्होंने फिलहाल केवल 4 त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, इसमें वो आपसे tan ये पूछ लें, कॉसेक ये पूछ लें, सेक ए पूछ लें, tan सी पूछ लें, कॉट सी पूछ लें, जो भी पूछें आप बड़े आसानी से बता ले जाओगे। बस आपको अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर आपको पता है, तो वो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछें तो बेटा आप बहुत ही आसानी से बता ले जाओगे। बस करना ये आपको कि अगर 2 भुजा दी गई है तो पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके आप तीसरी भुजा निकाल लो। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है, एक फिगर दिया गया है आपको, इसमें PQR ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में जो Q है ये राइट एंगल है ना। PQ जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर है, PR भुजा 13 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि tan P माइनस कॉट R की वैल्यू क्या होगी। tan P माइनस कॉट R आपको पता करना है। tan P माइनस कॉट R की वैल्यू क्या होगी या tan P माइनस कॉट R का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेटा ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज है, और tan P और कॉट R की जो वैल्यू हमको निकालनी है वो इसी त्रिभुज की सहायता से निकालनी है। तो इस त्रिभुज में 2 भुजाओं के बारे में तो पता है, ये 12-13 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। इस भुजा के बारे में कुछ पता नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इसके पहले क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। पहला काम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जो भुजा अज्ञात है, जिस भुजा का मान नहीं पता है, उस भुजा का मान आप निकाल लो। पहला काम आपको यही करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या है प्रमेय, कर्ण स्क्वायर, तो 90 के सामने जो होगा वो कर्ण होगा, यानी PR का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर मतलब PQ प्लस आधार यानी QR। अभी जब किसी पर्टिकुलर कोण की बात नहीं कर रहा है तो लंब आधार जो जनरल होता है वही हम मान के चलते हैं। तो PR कितना है 13, कर्ण पता है, बराबर PQ कितना है, PQ कितना है 12, प्लस में QR की वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। इसको ऐसे लिख दिया, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 169, बराबर 12 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 144, प्लस QR का स्क्वायर। ओके, अब 144 इधर लाओ बेटा, तो माइनस 144 हो जाएगा, बराबर ये कितना QR का स्क्वायर है ना। 169 से 144 को घटाओगे कितना बचेगा 25, 9 से 4 गई 5, 6 से 4 गई 2, 1 से 1 0, 25 बराबर कितना QR स्क्वायर। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QR स्क्वायर बराबर 25। तो QR कितना होगा √25 है ना, तो QR कितना होगा 5। यानी यहां पे आपने QR की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई 5 आई। अब काम आसान हो गया। अब PQR त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हो गई है ना। अब इसमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपसे पूछा जाए आप बड़े आसानी से बता ले जाओगे, ठीक है। तो tan P माइनस कॉट R बताने के लिए मैं पहले tan P का मान पता करूंगा, उसके बाद कॉट R का मान पता करूंगा और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे tan P की वैल्यू कितनी आएगी, tan P बराबर, यानी इस एंगल की बात की जा रही, इस एंगल की, तो इसके सामने जो है वो आपका लंब होगा। पहले तो आपको tan का फार्मूला पता होना चाहिए, लंब बटे आधार। तो इसके सामने जो होगा वो लंब होगा, यानी लंब कितना है QR, आधार कितना होगा PQ, आधार ये होगा PQ इसके लिए। तो QR की वैल्यू कितनी है 5 और PQ की वैल्यू कितनी है 12। तो tan P कितना आ गया 5/12 तथा आप कॉट R की वैल्यू निकाल लो, कॉट R। अब जैसे R लिखा है ना तो मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की। तो कॉट जो होता है tan का उल्टा, tan पे लंब बटे आधार और इस पे क्या होता है आधार बटे लंब। कॉट के लिए क्या होगा आधार बटे लंब।
तो इस एंगल के लिए आर के लिए आधार क्या है, क्यू आर है ना, और इसके लिए लंब क्या होगा, पी क्यू, यानी 5/12। कॉट आर की वैल्यू भी 5/12 फिगर से। तो इसलिए tan P माइनस कॉट आर बराबर tan P की वैल्यू कितनी आई है, 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है, कॉट आर की वैल्यू भी कितनी है, 5/12। तो भाई घटाओगे तो कितना आएगा, आंसर तो आ गया होगा ना आपका। हाँ, tan P से कॉट आर घटाओगे, 5/12 से 5/12 घटाओगे तो इतना कितना आंसर आएगा, 0। यानी tan P माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है, 0 है। ओके बेटा, तो मेन काम आपको ये करना है कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं उनको आप याद कर लें, जो तरीका बताया गया उससे याद कर लें। त्रिभुज को आप बार बार बनाएं और त्रिभुज के कोणों को लेकर के 90 डिग्री को छोड़ करके जो 2 कोण बचते हैं उन 2 कोणों के लिए आप लंब, कर्ण तो फिक्स है, लंब और आधार, पहला काम इनको पहचानना सीखो, ठीक, कि किसी भी एंगल के लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, और उसके लिए फिर त्रिकोणमितीय अनुपात बनाओ। ठीक है, इतना काम आप जब कर लेंगे तो त्रिकोणमिति आपको बहुत ही आसान लगेगी। ओके बेटा, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।